नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड एक सदी का सफर। पिछली कड़ी में आपने देखा कि किस प्रकार भारत का साइलेंट सिनेमा विकसित हो रहा था और हॉलीवुड की तर्ज पर ही भारतीय दर्शकों के टेस्ट के अनुरूप अपनी शैली को विकसित कर रहा था। तो आज की कड़ी में हम देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय सिनेमा साइलेंट युग से चलकर टॉकी के युग में कदम रखने वाला था। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर जिसका नाम है बॉलीवुड एक सदी का सफर। उन्नीस 1925 में भारत में सिनेमा ने एक बड़ी करवट ली और ये थी हिमांशु राय का आगमन। विदेश का स्क्रीन प्ले लिखा था निरंजन पाल ने, जिनका जिक्र हम पिछली कड़ियों में कर चुके हैं। इससे पहले मादन थिएटर्स ने भी 1924 में सावित्री सत्यवान नामक फिल्म बनाई थी, जो कि मादन थिएटर्स और इटालियन फिल्म कंपनीज का जॉइंट वेंचर था। इसमें सावित्री की भूमिका निभाई थी इटालियन एक्ट्रेस रीना डी लिगोरो ने और दूसरे इटालियन कलाकारों ने इसमें अन्य भारतीय पौराणिक पात्रों की भूमिका निभाई थी। लेकिन शायद ये बेमेल कलाकारी भारतीय दर्शकों को पसंद नहीं आई और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन मादन थिएटर्स और हिमांशु राय दोनों ने पहली बार विदेशों के साथ कोलैबोरेशन करके इंटरनेशनल सिने जगत में अपनी छाप छोड़ी थी। गौर करने वाली बात यह है कि जहां मादन की फिल्म वक्त के थपेड़ों में खो गई, वहीं हिमांशु राय की फिल्म अपने आप में लड़की सीता देवी ने निभाई थी, जिनका असली नाम था रेनी स्मिथ, और सिद्धार्थ की भूमिका खुद हिमांशु राय ने निभाई थी। इसके अलावा रॉय ने साइलेंट दौर में शिराज और प्रपंच पाश या अ थ्रो ऑफ डाइस नामक फिल्में भी बनाई। इन सभी फिल्मों का निर्देशन किया था जर्मन फिल्म निर्देशक फ्रेंच ऑस्टिन ने, जो बाद में हिमांशु राय की बोलती फिल्में यानी टॉकीज के साथ भी जुड़े रहे। लेकिन हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे। 1925 में डायरेक्टर मणिलाल जोशी के बीमार पड़ जाने के कारण लक्ष्मी फिल्म कंपनी ने चंदूलाल शाह को फिल्म विमला का निर्देशन करने के लिए बुलवाया। हॉर्स रेस और शेयर मार्केट के शौकीन चंदूलाल शाह इसके बाद कोहिनूर फिल्म कंपनी में चले गए, जहां उन्होंने गौहर को लेकर फिल्म फॉर्च्यून एंड फूल्स बनाई। और यही गौहर 1929 में चंदूलाल शाह द्वारा स्थापित रंजीत फिल्म कंपनी में उनकी पार्टनर बनी और साथ ही उनकी लाइफ पार्टनर भी। चंदूलाल शाह जिस भी फिल्म को बनाते थे वो हिट हो जाती थी। 1930 के दशक में चंदूलाल शाह को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल शख्सियत माना जाता था। लेकिन 1975 में अपने निधन से पहले वे पाई पाई को मोहताज हो चुके थे। वैसे भी अब वो दौर शोले जैसी फिल्मों का आ चुका था, जहां किसी को पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत नहीं थी। खैर, तो 1926 में फातिमा बेगम ने अपनी फिल्म कंपनी फातिमा फिल्म कंपनी शुरू की, जिसका नाम बाद में विक्टोरिया फातिमा फिल्म कंपनी रख दिया गया। फातिमा बेगम ने 1922 में फिल्म वीर अभिमन्यु से साइलेंट फिल्मों में काम करना शुरू किया था। उनकी 3 बेटियां जुबैदा, सुल्ताना और शहजादी भी एक्ट्रेस थी, और खास तौर से जुबैदा, जिन्हें भारत की पहली टॉकी आला मारा की हीरोइन होने का गौरव प्राप्त होने वाला था। फातिमा बेगम भारत की पहली महिला फिल्म डायरेक्टर थी, जिन्होंने 1926 में बुलबुले परिस्तान नाम की एक फिल्म का निर्देशन किया था। उधर 1929 में एनडी सरपोतदार ने अपने भाई के साथ मिलकर पूना में आर्यन फिल्म कंपनी की स्थापना की और मराठा इतिहास पर कई फिल्में बनाई, जिनमें अंबू नाम की एक लड़की ने भी काम किया था। और यही अंबू आगे चलकर ललिता पवार के नाम से मशहूर हुई। ललिता पवार भारत की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने साइलेंट फिल्मों से शुरू करके 1988 तक टीवी सीरियल तक में काम किया है। दूसरी तरफ लाहौर में AR कारदार ने 1929 में यूनाइटेड प्लेयर्स कॉरपोरेशन की स्थापना की और उसी साल यानी 1929 में फिल्मों के शहंशाह पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म सिनेमा गर्ल से एक लीड एक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन इससे पहले 1927 से ही फिल्म उद्योग एक नए युग की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था। उसी साल अमेरिका में बनी थी दुनिया की पहली टॉकी द जैज सिंगर, और उसके रिलीज के साथ ही सबकी नजरें भारत में बनने वाली पहली टॉकी पर लगी हुई थी। लेकिन तकनीक के अभाव में यह काम फिलहाल तो असंभव सा लग रहा था। फिर 1 फरवरी 1929 को मादन ने एक विदेशी फिल्म अ मेलोडी ऑफ लव रिलीज की, जो भारत में रिलीज पहली टॉकी फीचर फिल्म थी। लेकिन उससे पहले बंबई में शॉर्ट टॉकी रिलीज हो चुकी थी। दूसरी तरफ बाबूराव पेंटर की
महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में वी शांताराम की रचनात्मकता को पैर पसारने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि बाबूराव पेंटर उन्हें नजरअंदाज करके बाहर के निर्देशकों को काम दिए जा रहे थे। इसलिए शांताराम ने फत्तेलाल, दामले, के धायबर और कुलकर्णी के साथ मिलकर 3,000 रुपए की पूंजी के साथ कोल्हापुर में ही प्रभात फिल्म कंपनी की शुरुआत की। अपने गलत फैसलों की वजह से महाराष्ट्र फिल्म कंपनी धीरे धीरे खत्म हो गई और वहीं प्रभात कंपनी एक बड़ी कंपनी के रूप में उभरी। 1931 में मादन और इंपीरियल फिल्म कंपनियों में भारत की पहली टॉकी बनाने की होड़ लगी थी, लेकिन पहली टॉकी पेश करने की जल्दबाजी में कृष्णा फिल्म कंपनी, जिसका नाम अब कृष्णा टोन हो चुका था, और इसी तरह बाद में दूसरी कंपनियों ने भी टॉकी बनाने के लिए अपने नाम के आगे मूवी टोन लगाना शुरू कर दिया था। तो 5 फरवरी 1931 को कृष्णा टोन टॉकी प्रोग्राम नंबर 1 के नाम से 8 रील की गीत संगीत के कार्यक्रम की टॉकी को बंबई में सेंसर कराया गया, जो दूसरी रिलीज भारतीय टॉकी थी, क्योंकि 5 फरवरी को ही मादन थिएटर्स ने एक वैरायटी टॉकी प्रोग्राम रिलीज कर दिया था जिसका नाम था फर्स्ट इंडियन टॉकिंग पिक्चर्स। लेकिन ये दोनों फिल्में फीचर फिल्म नहीं थी। और फिर मार्च 1931 को रिलीज हुई भारत की पहली टॉकी फीचर फिल्म आलम आरा, और इसी के साथ वो साइलेंट एरा जो खामोश था लेकिन खूबसूरत था, अब हमेशा के लिए विदा होने वाला था। 1931 में बनी 210 फिल्मों से घटकर 1932 में 90, 1933 में 39 और 1934 में केवल 7 साइलेंट फिल्में बनाकर वो मूक युग सदा के लिए खामोश हो गया, और इसके साथ ही वे एक्टर और एक्ट्रेस भी बेकार हो गए जिनकी आवाज टॉकी के अनुरूप नहीं थी। तो ये था भारत के साइलेंट सिनेमा का अंत और भारत में टॉकी का आगमन। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। इसका नतीजा ये हुआ, उन्हीं साइलेंट फिल्म मेकर्स ने अपनी ही फिल्मों को आउट ऑफ डेटेड मानकर उनकी अनदेखी करनी शुरू कर दी, जिससे अधिकांश साइलेंट फिल्में देखरेख के अभाव में नष्ट हो गई। भारत का साइलेंट सिनेमा जो 1913 से लेकर 1934 तक चला और लगभग इस 20-22 साल के काल में बनी लगभग 1300 फिल्मों में से महज 30 से भी कम फिल्में आज बची हैं। ये बहुमूल्य धरोहर के नष्ट हो जाने की एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है, और जो फिल्में बची हैं वे भी आधी अधूरी हैं। तो खैर, समय तो अपनी गति से चलता रहता है। इसी प्रकार एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। फिल्में अब बोलने लगी थी। भारतीय दर्शक उस टेस्ट को महसूस करने वाले थे जो आगे चलकर फिल्म संगीत के रूप में एक नई विधा के रूप में विकसित हुआ और जिसने लाखों संगीत प्रेमियों को अपना दीवाना बनाया। तो अगली कड़ी में हम देखेंगे कि इन्हीं टॉकीज यानी बोलती फिल्मों का आरंभिक दौर कैसा था। तो अगले अंक में देखिए आलम आरा से शुरुआत होकर ये युग किस प्रकार आगे बढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।